दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज 2020 के अंदर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी, जिनका एग्जाम होना है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि डीएसएसबी की पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी, फॉर्म भरे जा चुके। लॉकडाउन के दौरान बच्चे अपने घरों से तैयारी कर रहे हैं और जैसी सिचुएशन ठीक होगी, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जिन चीज़ों को लेकर के जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह यही है कि सर पेपर कब होगा? इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे पूछते हैं कि सिलेक्शन पॉसिबल है या सिलेक्शन पॉसिबल विद सेल्फ स्टडी? क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन पॉसिबल है? इस चीज़ पर बात करेंगे। तीसरा बच्चे पूछते हैं कि कौन-सी बुक पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें? चौथा बच्चों का क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और पाँचवाँ क्वेश्चन बच्चों का होता है कि फुल सिलेबस हमें कंप्लीट सिलेबस दे दीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, ताकि उसको पढ़ने के बाद हमारे लिए पेपर में कोई चीज़ अननोन ना रहे या फिर ऐसा ना लगे कि ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। इन पाँचों चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर पेपर कब होगा? हालाँकि पूरी लंबी वीडियो है, हर चीज़ को डिस्कस मैं वीडियो में करूँगा। सबसे बाद में आप लोगों को हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस भी मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर को आप लोगों का एक-एक टॉपिक यूनिट वाइज़, चैप्टर वाइज़ सिलेबस सारा आपको दे पाऊँ यहाँ। पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है पेपर कब होगा? जब इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ 25 मई 2020 को। यानी 25 मई 2020 को जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये चौथा लॉकडाउन भारत में चल रहा है। और जैसा आपको पता है कि चौथे लॉकडाउन के अंदर हालाँकि कोरोना के केसेज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर धीरे-धीरे करके अलग-अलग चीज़ों को छूट दी जा रही है। अब धीरे-धीरे करके सब कुछ ओपन होने लगा है। 5वें लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे तो और ढील होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 ढाई महीने से जो देश पूरा बंद था, वो धीरे-धीरे करके खुलने लगा है। लोगों को कोरोना से कैसे लड़ा जाता है, ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। रही बात डीएसएसबी की, डीएसएसबी लॉकडाउन के दौरान भी अपने काम कर रहा है। चाहे पिछले वेटिंग जो लिस्ट थी, वो आउट की गई हो, चाहे पिछले बार अब डास वालों का ई-डोजियर भरवाया गया हो, भरवाने की डेट अभी डाली गई हो। यानी इस दौरान डीएसएस भी अपना काम कर रहा है। अगर किसी को लगता हो कि लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ रुक गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भर्ती करने वाली संस्थाएँ होती हैं, वो अपना काम कंटिन्यू करती रहती हैं। जैसे ही मौका मिलेगा, सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, वो सारी चीज़ें दोबारा उसी तरीके से आने वाली हैं। तो अब अगर आप बात करें तो और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, धीरे-धीरे करके जैसे पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम लिए जाएँगे, दूसरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम लिए जाएँगे और मुझे लगता है कि जल्दी ही लगभग-लगभग आप लोगों के आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर ये सारा हो जाएगा। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दुआ भगवान से यही रहेगी कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब ना हो। जिस तरीके से लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएँगी चीज़ें, तो उस हिसाब से 4 से 5 महीने आप एग्ज़ाम को लेकर चलिए। एग्ज़ाम की तैयारी आप इस तरीके से करेंगे, तभी आप लोगों के लिए फ़ायदा हो पाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप सोचें कि पता नहीं कब होगा, जब डेट आएगी तब देख लेंगे, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब डेट आ जाती है ना, एक बार एग्ज़ाम की, उसके बाद क्या देख लेते हैं, ये आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला होता है। तो मैं तो ख़ास करके मानता हूँ, 4 से 5 महीने का टाइम आप मानकर चलिए। इस साल के एंड तक आप लोगों का लगभग अक्टूबर-नवंबर तक की डेट माने तो लगभग हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि क्या सिलेक्शन पॉसिबल है सेल्फ स्टडी से? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिस लेवल के बच्चे यहाँ हैं ना, पीजीटी लेवल के जो बच्चे यहाँ पर हैं, ये सारे सेल्फ स्टडी से मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि 90% बच्चे सेल्फ स्टडी से करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर आकर के आप लोग कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई अपनी बिज़नेस कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग में पहले पढ़ा रहा था, हालाँकि अब छुट्टियाँ आ चुकी हैं, फिर बाद में शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस लेवल के बच्चे ज़्यादातर अपने कामों में व्यस्त होते हैं, उन लोगों के पास कहीं भी जाने-आने का कोई
टाइम नहीं होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ सिलेक्शन लेते हैं, वो यहाँ सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपका 90% सच है। उसके बाद बात करें कौन सी बुक पढ़ें या कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए। दोस्तों मार्केट में अगर आप देखेंगे, हालांकि किताबों की दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं देश के अंदर, मार्केट में जाकर देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक आप ले लीजिए। बहुत ज्यादा किताबें डीएसएसबी और केवीएस के लिए नहीं होती हैं, जो भी आपको किताब ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन हम हमारे बच्चों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल बाई कोरियर भेजते हैं। इस तरीके के बुकलेट के पूरे सेट होते हैं, जैसे पीजीटी मैथ वाले का है, ये कंप्यूटर साइंस वालों का है, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वालों का, सब्जेक्ट वाइज सभी के अपने अपने होते हैं। और इसको आप लोग 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ऑर्डर इनको कर सकते हैं। बाई कोरियर पूरे भारत में पहुंचाए जाते हैं, जहां भी आपको चाहिए आपको ये कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। अब ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। चौथी चीज आप लोगों के लिए आती है पेपर पैटर्न की, और फिर बात करेंगे सिलेबस और दूसरी चीजों की। पेपर पैटर्न की जहां तक बात है दोस्तों, जो पीजीटी का जो पेपर का जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग 300 नंबर का आपके लिए पेपर रखा जाता है। 300 में दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन आपका जनरल पेपर का होता है, जिसमें 20 नंबर का आपके लिए हिंदी होता है, 20 नंबर का आपके लिए इंग्लिश होता है, 20 नंबर का जीके और जीए का पोर्शन होता है, 20 नंबर का रीजनिंग आपका आएगा और 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होगा। ये पांचों पोर्शन मिलाकर के आप लोगों के लिए टोटल 100 नंबर का पोर्शन बन जाएगा। और जनरल पेपर डीएसएसबी पीजीटी में 100 नंबर का होता है। हालांकि टीजीटी और पीआरटी में भी ये जनरल पेपर वाला पोर्शन 100 का ही रहेगा। अगर बाकी बात करें तो फिर आपके लिए आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी रहेगा और आपका सब्जेक्ट सेक्शन रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, हिंदी है हिंदी, इंग्लिश है इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। और ये पोर्शन आपका 200 नंबर का रहेगा। जनरल पेपर आपका 100 नंबर का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 200 नंबर का, दोनों को मिला करके आपका डीएसएसबी पीजीटी का पेपर 300 नंबर का आपके सामने है। इस तरीके का इसी सेक्शन वाइज आप लोग तैयारी करेंगे। जो हमारे भी नोट्स जाते हैं उनमें हिंदी की बुकलेट अलग, इंग्लिश की अलग, जीके करंट अफेयर की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी मैथ की अलग, एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग, सब्जेक्ट कंसर्न अलग। तो ये सारी चीजें बच्चों को हम लोग अलग 7 से 8 बुकलेट का पूरा जो सेट होता है उसमें सेक्शन वाइज चीजें मिलती हैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मेरा ये तो नहीं छूट गया या यहाँ मैं कच्चा न रह जाऊं, कमजोर न रह जाऊं। उसके बाद बात करते हैं फुल सिलेबस की। अब फुल सिलेबस की जहां तक बात है, जितने भी बच्चों की वैकेंसी जिन्होंने फिल किए हैं उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्टों के बच्चों ने फिल किया है। मैं कोशिश करूंगा, हालांकि एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्टों का तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितने सब्जेक्ट का हो पाएगा मैं आप लोगों का सिलेबस इसमें डिटेल में दे रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट बच जाएंगे उनका जल्दी ही मैं, आप लोग अगर बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, कमेंट करेंगे तो मैं उसी सब्जेक्ट का आपको 1-2 दिन में भी अपलोड कर दूंगा। तो आइए एक एक सब्जेक्ट का शुरू करते हैं। पहले हम पॉलिटिकल साइंस का शुरू कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री का, फिर देखिए इस तरीके के एक एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। तो आइए शुरू करें। जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है आपका पीजीटी के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक होंगे, यूनिट होगी और हर टॉपिक का हर पोर्शन होगा। आइए एक बार शुरू करते हैं। अगर आप लोग सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, वो होता है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड वैल्यूज। ये हिंदी और इंग्लिश वाले आप एडजस्ट करने की कोशिश करना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बता दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी कमेंट करते पाएंगे हिंदी बताओ हिंदी बताओ। अरे भाई पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अगर इतना भी इंग्लिश को हिंदी बना नहीं सकते या फिर सुनकर समझ नहीं सकते तो फिर कहां क्या करोगे, आगे जाकर बच्चों को पढ़ाना भी तो है ना। तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके कंसेप्ट क्या रहेंगे और आधुनिक दौर में 21वीं सदी में उसकी वैल्यूज क्या है। ये एक पूरा वाइडर पिक्चर के ऊपर पूरा चैप्टर है, जिसको आप लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले में इसके मीनिंग्स आएंगे,
फिर इसके डेफिनेशंस होंगी, फिर इसके स्कोप्स होंगे, फिर इसके कंसेप्ट होंगे और फिर इसकी वैल्यूज का कंक्लूजन होगा। तो ये एक आपका पहला चैप्टर है, इसको आप लोग भाग 1 भी मान सकते हैं। ये लगभग 20 चैप्टर आपको मैं यहां बता रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 100 तो चलो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 95% तक सिलेबस आपका यहां कवर हो जाए। और उसमें से अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने ज्यादा नंबर हो सके वो इस पोर्शन से मैं सब्जेक्ट वाले से दिलवा पाऊं। तो पहला क्वेश्चन जो टॉपिक आपका वो आपका ये रहेगा। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें, दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरीज। जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, क्योंकि ये थ्योरीज वाले चैप्टर से होता है, थ्योरीज वाले बुकलेट से होता है जो आपका मास्टर डिग्री में होता है। तो पॉलिटिकल, क्योंकि मैं आप लोगों ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, क्लासेज मेरे लेते हैं यूपीएससी वगैरह की, और मैंने भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने पीजी किया, एमफिल किया, जेआरएफ नेट और पीएचडी डीयू से मैंने इसी में किया था। और मेरा आईएएस में भी मेंस में मेरा पॉलिटिकल साइंस ही रहा है। तो इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पे मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मटेरियल दिया जाए। तो पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। इसमें सभी थ्योरीज होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल सभी थ्योरीज होंगी, जिनके बारे में मैंने नोट्स में भी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा चैप्टर, वो है आईपीएस का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक यूनिट है और इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काफी सारे चैप्टर आ जाएंगे। जैसे कि जिन बच्चों ने मास्टर डिग्री रेगुलर किया हो या प्राइवेट किया हो, कॉस्मेटिक्स किया हो, आपको आईपीएस का एक अलग सब्जेक्ट होता है, एक पेपर होता है, और उसमें से आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के चैप्टर होंगे। इसमें क्या क्या होगा, जैसे नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स बैकग्राउंड, सोर्सेज एंड चेंजिंग इन इट। यानी भारतीय संविधान, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके स्रोत क्या रहे हैं, सोर्सेज क्या रहे हैं, और इसमें क्या क्या चेंजिंग अब तक बन चुके हैं। यानी भारतीय संविधान, बैकग्राउंड, सोर्सेज, चेंजिंग, अमेंडमेंट्स, ये कंप्लीट आर्टिकल्स, भाग, शेड्यूल्स, अनुच्छेद, जिसको कंप्लीट रूप से आप देखेंगे तो ये एक चैप्टर होगा। और ये चैप्टर मैंने लगभग 1 सवा घंटे का चैप्टर मैंने बना के अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, प्लीज उसको देखिए। ये मेरा दावा है कि अगर उस लेक्चर को आप देख लेंगे ना, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और ये भी गारंटी है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ये कभी हो नहीं सकता और न कभी हुआ है। तो पहला चैप्टर आपका आईपीएस में मान लीजिए, वैसे चौथा मान लीजिए, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम रहेगा। इसमें कंप्लीट होगा पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 5वें नंबर पर बात करेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट के भाग, पार्लियामेंट के अंग, पार्लियामेंट की कमिटीज, हाउसेज, फॉर्मेशंस एंड पावर्स, ये सब कुछ आपका पार्लियामेंट में रहेगा। सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में, उसके भाग कितने होते हैं, उसके अंग कितने होते हैं, उसकी कमेटियां कौन सी होती हैं, हाउसेज के जितने भी, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे लोअर हाउस हो, चाहे अपर हाउस हो, चाहे इसको परमानेंट बोले, चाहे इसको टेम्पररी बोले, चाहे इसको ऊपर वाला सदन बोले, चाहे नीचे वाला, इसके काम करने के तरीके क्या होते हैं, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनके मतलब जितने भी पूरा वाइडर पिक्चर पे आपको पार्लियामेंट मिलेगा वो होगा। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और नए सिरे से भी मैं सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये पार्लियामेंट जो सिस्टम है आपका इंडिया का, हमने कहां से लिया, हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, वहां पर कॉमन हाउस था, हमने लोकसभा बना दिया, वहां पर लॉर्ड हाउस था, हमें राज्यसभा बना दिया, किसका कार्यकाल कितना, किसके सदस्य कितने, कब तक कार्यकाल रहेगा, क्या पावर्स होती हैं, किसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है, किसका स्पीकर होता है, किसकी कौन सी कमेटियां होती हैं, किस कमेटी में किसके कितने मेंबर्स होते हैं, ये तमाम चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी होती हैं। और खासकर पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां, आप सोच सकते हो इंडिया के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम इसी के आधार पर चलता है। तो ये 5वां चैप्टर है। छठे चैप्टर की बात करेंगे, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट होगा और इट्स रोल इन मॉडर्न ईरा। यानी अब पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जब लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग नीचे राज्य लेवल कर आ गए हैं। ऊपर आपके पास संसद है, तो नीचे आपके पास विधानसभा है, विधान परिषदें हैं, और नीचे का पूरा आपका स्टेट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यानी पार्लियामेंट से हमने सेंटर को देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से हमने स्टेट को देख लिया। तो ये दोनों चलेंगे, आपको दोनों ध्यान रखना है। कभी वो लोकसभा की पावर पूछते हैं, राज्यसभा की पावर पूछते हैं, कभी विधानसभा की पूछते हैं, कभी विधान परिषद की पूछते हैं, कभी उनका कार्यकाल पूछते हैं, कभी नीचे वालों का कार्यकाल पूछते हैं। ये आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद 7वां चैप्टर आपका है प्रेसिडेंट। ये आईपीएस सिस्टम में आता सब। ये 7वां है आपका प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये मैंने सबको एक ही ये यूनिट बना दी है मैंने, क्योंकि अगर एक बोलता मैं 7वां चैप्टर प्रेसिडेंट बोलता, 8वां वाइस प्रेसिडेंट बोलता तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन टॉपिक वही होंगे। आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो 7वां आपके लिए रखा मैंने प्रेसिडेंट, यानी पूरे का पूरा प्रेसिडेंट का चैप्टर मैंने भी अपलोड किया है, वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी हमारे होगा। प्रेसिडेंट के जितना भी पूरा टॉपिक आएगा, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, प्रेसिडेंट के पास विधायी शक्तियां कितनी होती हैं, दया याचिका शक्तियां कितनी होती हैं, जितना भी आपका अपॉइंटमेंट पावर्स कितनी होती हैं, तो ये सारी चीज कितने क्या 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 काम कर सकता है, कैसे चुना जाता है, कितना कार्यकाल होता है, कितनी पेंशन होती है, कौन ओथ देता है, कौन उसका कार्य करता है, हटाने का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, तमाम चीजें आपको प्रेसिडेंट में भी मिलेंगी, वाइस प्रेसिडेंट में भी मिलेंगी, गवर्नर में भी मिलेंगी और एलजी में भी मिलेंगी। प्रेसिडेंट में और क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं तो प्रेसिडेंट को आप कई चीजों से, भारत का पहला नागरिक होता है, देश में रबड़ स्टैंप के नाम से आलोचना इसकी की जाती है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आपको भारत के संविधान, भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, हालांकि व्यवहारिक मुखिया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा फिर, तो उसी के तरीके से आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप लोग राज्यसभा का चेयरमैन भी मानते हैं आगे चलकर। तो वैसे गवर्नर और एलजी ये इनके पास एक्स ऑफिशियो पावर्स भी होती हैं, जिनको आप पदेन शक्तियां बोलते हैं, वो भी आपको देखनी है। उसके बाद अगर बात करें 8वें नंबर पर, तो ये है जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो न्यायिक प्रणाली है पूरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, चाहे पीआईएल जैसी चीजें हों, ये सारे का सारा आपका जुडिशरी सिस्टम में आएगा। भारत के अंदर आप सोच सकते हो, चाहे विधान पालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर किसी का अपना क्षेत्र बटा हुआ है। तो इंडिया का पूरा जुडिशरी सिस्टम देखना है, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट को देखना है, फिर मेन आपका यहीं पर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, कहां पर जितने कितने आप लोगों को कितने जजेस होते हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं, कौन उनको शपथ दिलाता है, कौन उनकी नियुक्ति करता है, कैसे उनको हटाया जाता है, अब तक किसको हटाया गया है, अभी वर्तमान में कौन है, कितने नंबर का है, नियुक्ति कौन करेगा, तमाम चीजें आप लोगों को वहां पर देखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आप लोग हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेशन कोर्ट्स का देखेंगे, लोकल कोर्ट यानी लोक अदालतों के बारे में देखेंगे, और पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, भगवती जी जिसको पीएन भगवती जिनको माना जाता है, वो इनके फाउंडर रहे हैं एक जमाने में, लोकल कोर्टों के भी और इनके भी। तो ऐसी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो मेन मेन डिसीजन हैं उनको भी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो गोलकनाथ है, चाहे वो शंकरी प्रसाद है, जितने भी फेमस है, चाहे वो एसिड अटैक डिसीजन रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर का रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा है, चाहे वो राम मंदिर रहा है, चाहे वो सबरीमाला रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। 9वें नंबर पर आपका आएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इट्स इमेज इन 21st सेंचुरी, ईवीएम वीवीपैट एटीसी। ये आपके लिए फिर एक यूनिट टाइप मैंने चैप्टर बनाया है। इसमें हालांकि वैसे सिलेबस में देखोगे तो 5 बना रखे, इसके चैप्टर पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर सीईसी बोलते हैं, उसके साथ साथ उसकी स्टेट ब्रांचेज होती हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनको बोलते हैं, जो राज्य के अंदर पंचायतों थर्ड टायर सिस्टम के चुनाव करवाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन रहेगा, इसमें ईवीएम के बारे में होगा, और जो वीवीपैट की प्रणाली आपके लिए रही है श्योरिटी के लिए, उसके बारे में 21वीं सदी में इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, और इलेक्शन कमीशन हर आरोप से दूध की तरह सफेद होकर निकला है। ये सारी चीजें आपको यहां पर एक बार अपने आईक्यू से देखनी पड़ेंगी। आप सोच सकते हो ईवीएम की वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी कालिक पोतने की कोशिश अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया में, एक चीज मैं बता दूं, इंडिया में अगर डेमोक्रेसी को सक्सेस करने वाला कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सबने डेमोक्रेसी को कुछ हद तक नुकसान करने की कोशिश की है, सभी स्तंभों ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा है जिसने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को लगभग सक्सेस कर दिया है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने बना भी रखा है और आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये आपका इसका रहेगा। उसके बाद 10वें नंबर पर आपका रहेगा जनरल टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो थोड़े बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इसके कंसेप्ट हैं, चाहे इसकी थ्योरीज हैं, वो चीज आप लोगों को इसमें एक बार, प्रमोशंस है, रिक्रूटमेंट है, नियुक्ति है, वो आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर है इंडियन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर थॉट्स।
ये मैंने शुरू में आपको बताया था थ्योरी वाला चैप्टर, उसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, होब्स है, जॉन है, लोक है, रूसो है, भारत के इधर कौटिल्य जैसे लोग हैं, मिल है, मतलब बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर लोहिया से लेकर के बहुत सारे चैप्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल थिंकर एंड उसके थॉट्स रहेंगे। उसके बाद 12वें नंबर पर है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इट्स एनालिसिस कैलकुल ये मिस टाइपिंग मिस स्पेल हो गया, कैलकुलेशन एंड अप्रोचेज, ये आपके लिए यहां पर इसको पढ़ना है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपको जरूर देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर आप लोगों को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं भारत की, वो आपको देखनी है। और फिर ऑटोनोमस एंड एडवाइजरी बॉडीज, संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी बॉडीज होती हैं, चाहे वो योजना आयोग है जिसको नीति आयोग बना दिया गया, चाहे भारत के अंदर आप लोग एनडीसी है, राष्ट्रीय एकता मिशन है, उसके साथ सीबीसी है, सीआईसी है, सीएससी है, सीईसी है, सीएजी कैग है, अटॉर्नी जनरल है, इसके साथ महिला आयोग है, अनुसूचित आयोग है, जनजाति आयोग है, तमाम जितनी भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी आपको एक बार चैप्टर, आप लोग सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, सीबीसी जैसी संस्थाएं हैं, ईडी जैसी संस्थाएं हैं, जिनके ऊपर आजकल सबसे पहले आरोप लगता है, तो ये मशीनरी के ऊपर काम करने का, तो ये भी आपको छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादातर मैंने कवर कर रखे हैं, बट मैं कर भी दूंगा, आप अगर दोबारा बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15वां चैप्टर आपका है पॉलिटिकल साइंस करंट अपडेट्स ऑफ 1 ईयर लेटेस्ट। ये एक दो मिसस्पेल हो गया क्योंकि मैंने पीपीटी भी बनाया था जल्दबाजी में। तो पॉलिटिकल साइंस करंट अपडेट्स ऑफ 1 ईयर, ये लगभग 1 साल का सिनेरियो आपको, हालांकि एग्जाम से पहले जो करंट अफेयर होती है वो 5 से 6 महीने की होती है, लेकिन आपकी सब्जेक्ट की जो करंट होती है ना, वो लगभग 1 साल की होती है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपके पॉलिटिकल सिस्टम में कितने चेंजेस हुए हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बड़े बड़े पदों के लोग बदल जाते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर नए डिस्प्यूट आ जाते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बर्निंग इश्यूज आ जाते हैं, तो ये आपको लगभग 1 साल का पीछे अपडेट कर लेना है। उसके बाद 16वां है इंडिया एज वर्ल्ड पावर इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 से 7 सालों में इंडिया जो एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा है, उसके रिलेटेड भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ही है जो आपको इस तरीके की अलग अलग चीजों में नजर आएगा। जैसे 17वें चैप्टर में उन लोगों ने डिस्कस किया है इंडियाज रिलेशन बिटवीन टू आइडियोलॉजी कंट्रीज विद बैलेंस्ड अप्रोच, भारत का दो आइडियोलॉजी के अलग अलग आइडियोलॉजी के देशों के बीच में जो बैलेंस अप्रोच रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ रसिया से बात करता है, दोनों की सोच अलग है। एक तरफ भारत अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से बात करता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरफ अमेरिका से बात करता है, दूसरी तरफ चाइना से बात करता है, दोनों अपने ट्रेड वॉर में बिल्कुल अपोजिट हैं। तो ये अगर आप देख, एक तरफ भारत, यानी बहुत बड़ा अप्रोच है, और ये दो ऐसी नाव जो बिल्कुल अपोजिट दिशा में चल रही हैं, ऐसी नाव पर सवार होने की हिम्मत भारत कर रहा है इस सदी के अंदर, तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि दो दो दुश्मन भारत, आज आप देखिए ईरान और अमेरिका दोनों से भारत मीडिएटरशिप कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, आप सोचिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ये एक अलग कंसेप्ट होगा। उसके बाद 18वां है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मॉरल ड्यूटी। जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें चाहे संविधान का हो चाहे फंडामेंटल राइट हो, क्वेश्चन 100% होता है। तो भारत के जितने भी आपके पास मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो कहां से लिए, किस आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, किस आर्टिकल से कहां तक है, कितने हैं, खत्म कौन सा किया गया, कब किया गया, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 19 में क्या है, 32 में क्या है, 23, 24, मतलब कंप्लीट आपको फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करना है। ये वीडियो मैंने बना रखी है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आपके टॉपिक रहेगा। और मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मोल कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोल सकते हो, ये भी आपके रहेगा। और इनमें सबसे जो जरूरी चीजें हैं ना, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए, मोरल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से लिए। फंडामेंटल राइट 3 भाग में है, डीपीएसपी 4 में है, मोरल ड्यूटी 4 ए में है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 है, डीपीएसपी 36 से 51 है, मोरल ड्यूटी 51 है। ये आपको सीरीज बनानी है, ये सीरीज आपको बनानी है, और इसी तरीके से आप इसको आराम से इजीली कवर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 19वां लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज विद बैकग्राउंड्स टू 3 टायर अप्रोच। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें जिसको स्वशासन बोलते हैं आप लोग, पंचायती राज, बलवंत राय मेहता की कमेटी के द्वारा शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू,
लॉन्चिंग हुई और भारतीय संविधान के अंदर 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन करके एक में ग्राम पंचायतों को, दूसरी में विधान आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 243 आर्टिकल के अंदर आगे अप्रोच बढ़ा देगी 243 ए से लेकर के आगे जेड जी तक। तो ये पूरा आपको देखना पड़ेगा कौन सी कमेटियां बनी, क्या क्या होता है, नगर पालिका क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम क्या होती है, पंचायती राज में ब्लॉक कमेटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, वोटर्स की क्या पावर है, कितने प्रकार के राइट होते हैं, चुनाव कौन करवाता है, कानून कौन बनाता है, डिस्प्यूट्स क्या रहेंगे, कार्यकाल क्या होगा, ये तमाम चीजें मैंने बिल्कुल एक एक चीज को हाईलाइट आपको अपने शब्दों से कर दिया है। अब इसके बावजूद भी आप सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ूं, तो फिर मुझे लगता है वो काफी ओवरडोज हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने जो लिखा है वो लिमिटेड शब्दों में लिखा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछा जा सकता है उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, अगर इस 200 नंबर के पोर्शन में बताए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहोगे ना, तो मैं 150 प्लस ले जाने की हिम्मत रखता हूं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मैंने एमफिल के साथ एमए के बाद जब मैंने नेट और जेआरएफ किया, तब भी मेरी कोशिश यही थी। यूपीएससी वाले बच्चों को, पीसीएस वाले बच्चों को जब करवाता हूं तब भी यही कोशिश होती है। और यूजीसी नेट से लेकर के हर जगह मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पकड़ में आ जाए, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली आंसर ले लोगे। 20वां है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडियन बर्निंग इश्यू एज राम मंदिर, सीडब्ल्यू, एनपीआर, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, सबरी टेम्पल और इसके साथ साथ दूसरे बाकी जो होते हैं, इनको बैलेंस स्ट्रेटजी से आपने पढ़ना है। इनके फैक्ट देखने, इमोशनल नहीं होना है। आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है वो नहीं देखना है, आपके हक में है या नहीं है ये नहीं देखना है, आपको अच्छा लगता है बुरा लग रहा है ये नहीं देखना है, अभी होना चाहिए था नहीं होना चाहिए ये आपको नहीं देखना है। आपने इसके फैक्ट देखने हैं, आपने इसके इंडिया में फैक्ट देखने हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस एक्ट फैक्ट, बस दैट्स ऑल। यहां पर इमोशनल नहीं है, यहाँ पर चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हम जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे आसपास चल रही हैं, उनको आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखना पड़ेगा कि आपका पीजीटी हिस्ट्री का फुल सिलेबस हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सभी चैप्टर हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन से चैप्टर आपके यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री के अंदर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर पीजीटी हिस्ट्री में होता है वो होता है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, स्कोप, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड वैल्यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट के लिए होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, किसी के लिए भी हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब्जेक्ट के लिए एक इंट्रोडक्शन होता है। उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसका आधुनिक समय में स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, उसके कंसेप्ट कौन से हैं और उसकी वैल्यूज क्या हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले चैप्टर में देखने को मिलती है। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है वैदिक एंड पोस्ट वैदिक ईरा। वैदिक और पोस्ट वैदिक ईरा, इससे पहले आप इसको शुरू से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आपका वैदिक काल हो, चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जितनी भी सभ्यताएं हैं भारत और यूनान से, वो ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म के टॉपिक भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जितने बच्चे इस चीज को समझते हैं उनको ये पता होता है कि चारों हिस्से इसमें पूछे जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी होगा, मिडिवल हिस्ट्री भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगा। अब उसमें इतना ज्यादा सिलेबस होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें लगभग 85 प्लस या 90 के आसपास आपका हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके ज्यादा आप लोगों को जरूरत इधर उधर भागने की नहीं है। काफी सारी वीडियोज मैंने बनाई हैं, उनके बारे में भी बता दूंगा। तो आइए देखते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म की बात अगर बात करें कि अलेक्जेंडर के आक्रमण, मगध का उदय, ये एक ऐसा चैप्टर है। चाहे भारत के अंदर अलेक्जेंडर ने कब आक्रमण किया, अलेक्जेंडर कौन था, भारत में सबसे पहले किसकी उसकी टकराहट हुई, किसने सबसे पहले घुटने टेके, चाहे राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हो जो भारतीय इतिहास का सबसे पुराना युद्ध माना जाता है हेडस्पीज का, या फिर उसके बाद एक तरफ
धनानंद का पतन माना जाता हो, या फिर उसी के पतन के ऊपर चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदय हो, फिर सेल्यूकस निकोटर के साथ उनका टकराव हो, और ये धीरे-धीरे पूरे का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर अलेक्जेंडर के अटैक से मगध के उदय तक आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर बात करें गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, कुषाण, हुन, शक, एटीसी, ये कुछ ऐसी डायनेस्टीज़ हैं जो उस समय आप लोगों को देखने को मिलेंगी, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, कुषाण हो, हुन हो, शक हो, ये भी आप लोगों को अलग-अलग चैप्टर देखने पड़ेंगे। यानी बीसी से लेकर एडी तक आपको जो टर्न करवाएँगे, वो ये कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जब एडी आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा ईस्वी में, तो उसमें पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश के रूप में बाद में आगे बढ़ाया गया हर्षवर्धन के द्वारा, इसमें सभी होंगे। वर्धन पुष्यभूति वंश से शुरू करोगे राजा पुष्यभूति से, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे, तो उसमें आप लोगों को समस्त ये चैप्टर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चाहे वो हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का गद्दी पर बैठना हो, उसके पिता की मृत्यु हो, उसकी बहन राज्यश्री का कन्नौज के राजा के साथ विवाह हो, फिर उसका अपहरण हो और राजा हर्षवर्धन का राजा बनना हो, फिर अपनी बहन को छुड़वाने के लिए साउथ इंडिया की तरफ उनका एक प्रकार से प्रस्थान हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चोल एम्परर एक इतना बड़ा एम्परर जिसने भारतीय इतिहास में माइलस्टोन बना दिए। एक ऐसा इतिहास जिन लोगों ने एक ऐसा साम्राज्य जिन्होंने भारत के अंदर ऐसे-ऐसे मंदिर, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे वो बृहदेश्वर का मंदिर हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हों, एक ऐसा जिन लोगों ने एक अलग ही प्रणाली शुरू कर दी जो मंदिरों के रूप में थी, उनका वो चाहे आप राज प्रथम हो या दूसरे हों, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद गजनवी और गोरी के आक्रमण जो एंशिएंट हिस्ट्री से मिडवल हिस्ट्री की तरफ आपको कवर करवाएँगे। चाहे वो गजनवी के 1000 ईस्वी से लेकर 1025 तक किए गए 17 आक्रमण हों, या फिर मोहम्मद गोरी के छोटे-छोटे आक्रमणों से बढ़कर 1191-92 के तराइन के युद्ध हों, या फिर गोरी का एक तरफ गजनी और एक तरफ भारत के अंदर अपने साम्राज्य को जमाना हो, भारत के अंदर ऐबक को अपनी सत्ता देना हो और गजनी के अंदर यालदोज को अपना उत्तराधिकारी बनाना हो, ये सारी चीज़ें फिर आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आएँगी। ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो डाली थी, जिसको 2,85,000 से ज़्यादा बच्चे एक लिमिटेड से टाइम में देख चुके हैं। ये लगभग 2 घंटे की वीडियो है। इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने की कोशिश की गई है। एक बार अगर ये वीडियो आपने देख ली, इसके सारे टॉपिकों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, नोट्स बना लिया, तो फिर देखना आपको लगभग पीजी हिस्ट्री के टॉपिक में मैं वादा करता हूँ, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको ये अकेली वीडियो दे सकती है। इतनी खूबसूरती से मैंने इसको अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है। आप लोग इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़्यादातर बच्चों को भेजी भी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, और वैसे भी गूगल में पूरे यूट्यूब में जाकर कहीं भी डालेंगे मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय, तो आपको यही वीडियो सबसे टॉप पर नज़र आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर आप लोगों को कई सारे छोटे-छोटे डायनास्टीज़ दिखेंगी, जो छोटी डायनास्टी से शुरू होकर बड़ी डायनास्टी तक चलेगी, जिसमें इस तर्ज पर इस एक सेंटेंस पर हम काम करते हैं, गुल खिले तो साँस लो मुगलों। इसमें सभी वो सारी डायनास्टीज़ होंगी, चाहे चाहे आपका गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, मुगल हो, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। ये पूरी मिडवल हिस्ट्री को आपको कवर करेंगे। इसके साथ-साथ सूर्यवंश भी आएगा, मराठा आएगा, टीपू एंड कंपनी आएँगे जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, और सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह के से लेकर के, और आप लोगों को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में हो, या फिर सिखों के दसों गुरुओं के समय में नानक जी से लेकर के गोविंद सिंह जी तक एक पूरा का पूरा प्रस्थान हो। ये कुछ हैं जो मिडवल हिस्ट्री को पिरो देंगे। ये भारत की मिडवल हिस्ट्री को ये 2 ही लाइनें पिरोती हैं। एक 9th वाला पॉइंट, एक 10th वाला पॉइंट। 9th वाले में जब मिडवल हिस्ट्री की तरफ आप बढ़ते हो, तो गुलाम वंश से शुरू करते हो कुतुबुद्दीन ऐबक से। चाहे फिर ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे रज़िया हो, चाहे बलबन हो, उसके बाद खिलजी की तरफ जाएँगे, तो खिलजी वंश होगा। तुगलक आपको सामने देखना पड़ेगा, चाहे वो तुगलक फाउंडर हो, चाहे फिर वो
पूरे के पूरे फिरोज शाह तुगलक तक आप चले जाइए, मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश आपको दिखेगा। लोधी वंश में आप लोगों को बहलो लोधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिकंदर लोधी देखना है, सिकंदर लोधी के साथ साथ आप लोगों को इब्राहिम लोधी, मुगलों में आप देखिए पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, और आगे बढ़ेंगे। वैसे आपको सूर्य वंश में देखिए, शेरशाह सूरी एक भारत के अंदर एक ऐसा राजा जिसको शेर के मारने के लिए एक बड़ी शेर खान की उपाधि दी गई, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुगल साम्राज्य को के किले को ढहा दिया और 1540 के अंदर हुमायूं को छोड़कर भागना पड़ा, फिर वो वापस उसकी मृत्यु के बाद आ पाया। मराठा भारत का एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिखा, हैदर अली टीपू सिखों में, चाहे वो गुरुओं का साम्राज्य हो, चाहे वो राजा महाराजा रणजीत सिंह के बाद के साम्राज्य हो, चाहे वो मुगलों के साथ टकराना हो, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। 11वें नंबर पे आपको एंट्री ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में यूरोपियनों का जो आगमन है, एंट्री है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ इंडिया, ये चीजें आपको देखनी है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1492 के अंदर स्पेन के द्वारा एक व्यक्ति को भारत की खोज करने के लिए लॉन्च किया गया। वो व्यक्ति कोलंबस था। भारत आने के लिए निकला जरूर, भारत पहुंच नहीं पाया। जाने जाने एक जाने अनजाने एक नई दुनिया की खोज की, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया, रेड इंडियन वहां के लोगों को कहा गया। फिर 1498 में फिर शुरुआत हुई, पुर्तगाल ने अपने वास्को डी गामा को लॉन्च किया। वास्को डी गामा से पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। फिर चाहे वो ब्रिटिश कंपनी हो, डच हो, दूसरी डेनमार्क हो, फ्रेंच हो, सभी कंपनियों का भारत में धीरे धीरे आगमन रहा, और उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इंपैक्ट जो इंडिया पर रहेगा, उसको आप लोगों को बड़े बखूबी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से टॉपिक होते हैं, मैंने बनाए भी हैं। उसके बाद 12वां टॉपिक है रिएक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ब्रिटिश एक्टिविटीज। जो ब्रिटिश एक्टिविटीज हुई, ब्रिटेन की जो गतिविधियां हुई, उसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी का क्या रिएक्शन था, ये चीज भी आपको देखनी है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी कंपनी बनकर आई जरूर थी, लेकिन सपने कुछ और थे। 1600 से लेकर के 1757 तक का जो सपना ब्रिटिश कंपनी का था, वो ट्रेड एंड कॉमर्स था। लेकिन 1757 से प्लास्टिक के युद्ध से लेकर 1857 तक वो कंप्लीटली एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म में, एक उपनिवेशीकरण में ढल चुकी थी। तो ये भी आपको रिएक्शन देखना है। 13वां है ब्रिटिश मूव फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स टू कॉलोनलाइज्म। ये मैंने बताया था आपको कि ब्रिटेन का ट्रेड एंड कॉमर्स से कॉलोनलिज्म की तरफ जो मूव था, पहले वो व्यापार करने आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, व्यापार तो हो गया हमारा, टैक्स हमें बचाना है, तो व्यापार को उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। भारत का माल, कच्चा माल सस्ते दामों पर लेना है, तो भी राजनीतिक सत्ता चाहिए। भारत में तैयार माल महंगा बेचना है, तो भी राजनीतिक सत्ता चाहिए। और इस पॉलिटिकल पावर को उन्होंने इसी वजह से लिया कि टैक्स को भी बचाया जा सके, कच्चा माल सस्ता मिले, तैयार माल महंगा मिले, बने बेचा जाए, यानी भारत से पैसे का दोहन एक प्रकार से इंग्लैंड की तरफ बढ़े। उसके बाद 14वें नंबर पे आपको देखना है इंडियन मोमेंट। इंडियन मोमेंट पूरा सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इंडियन मोमेंट के अंदर अलग अलग चरण दिखेंगे। 1857 की क्रांति हो, उसके रीजन, उसका इफेक्ट, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो चेंजिंग आई 1858 में, महारानी विक्टोरिया के द्वारा कंपनी को बुलाया गया वापिस, भारत सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आया, गवर्नर जनरल और वायसराय के अंदर चेंजिंग हुए, काफी सारे परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखे। उसके बाद 16वां चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947, 1857 से 1947 तक जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे वो एक बंगाल विभाजन हो बाद में जाकर के, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सूरत विभाजन हो, खुदीराम बोस की मृत्यु को फांसी दी जाना हो, मार्ले मिंटो हो, 1911 में देश की राजधानी बदलना हो, यानी तमाम वो चीजें, चाहे वो एक्ट हो सारे, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, गोलमेज सम्मेलन, सब कुछ आपको आगे तक चलना पड़ेगा। 17वें नंबर पे ईयरली इंसिडेंट, 1905 से 1947 तक ईयरली इंसिडेंट, जिसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई है, वो आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत कुछ उसमें आपको समझाने की। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आजादी के बाद भारत का इतिहास कैसा रहा, चाहे वो भारत के विदेशों के साथ 3-3 युद्ध हों,
चाहे वो भारत के अंदर उभरते हुए इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक चेतनाएँ हों, ये आपको 1947 से लेकर के 2020 तक इसमें कुछ करंट के टॉपिक होंगे, कुछ राजनीतिक होंगे, सामाजिक होंगे, ज्योग्राफिकल होंगे, इकोनॉमिकल होंगे, बट वो पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ही आता है। भारत के संविधान का निर्माण हो, ये भी एक टच आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन से लेकर के देश के अंदर संविधान बनने तक, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, तो ये भी टॉपिक रहेगा। और उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री इन इंडियन कंटेक्स्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास भारतीय कंटेक्स्ट में जो देखना है, उसके भी कुछ चंद टॉपिक आपके सामने होंगे, वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये दोस्तों वो तमाम चीजें थी जो आपके सिलेबस के अंदर काउंट होती हैं। आई ट्राई टू मेंशन ऑल थिंग्स इन सिंपल एंड ओपन वे, और आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल वीडियोज ऑफ चैनल एज सुन एज पॉसिबल। मैंने कोशिश की है ज्यादातर चीजें आपको सामने रखने की, और जल्दी से जल्दी मैं बाकी वीडियोज भी बना के अपलोड कर दूंगा। हालांकि पहले मैंने काफी वीडियोज हिस्ट्री पॉलिटी पर बना रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और स्टडी मटेरियल अगर ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं। जब भी आपको चाहिए उसी दिन ऑर्डर होके यहाँ से आपको स्लिप मिल जाएगा, कोरियर ट्रैक कर सकते हैं। 2 से 3 दिन मुश्किल से लगते हैं आप लोगों के घर तक पहुंचने में। पूरे भारत में मटेरियल जाता है। आप लोग, मुझे लगता है कि रियल में अगर तैयारी करते हैं तो आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होता है। हर वो इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है जो अलग-अलग नौकरी कर रहा है। आज मेरी एक बच्चे से बात हुई, वो केवीएस में जॉब कर रहा है। उसने कहा कि सर मुझे डीएसएसबी देना है। मैंने बोला क्यों देना डीएसएसबी? उसने बोला सर मैं केवीएस में हूँ और नॉर्थ ईस्ट में हूँ, बट मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, मैं दूर नहीं रह सकता और मुझे डीएसएसबी ज्वाइन करना है। आप सोचिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़ी-बड़ी जगह सिलेक्शन ले सकता है, वो लोग आपके कॉम्पिटिशन में हैं और उनकी तैयारी पहले भी थी, अब भी वो कर रहे हैं, तो आपको उनसे बेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ के ज़रूर चलिए। डीएसएसबी उसके साथ अपना नाम, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, सीटी अपना लिख करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नंबर सेव कर लूँगा। जो भी वीडियोज़ मैं नए लेक्चर बनाऊँगा, जो भी अपडेट करूँगा, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम भेजते रहेंगे। और मटेरियल के लिए तो आप लोगों के पास ये नंबर मेरा है ही।